अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है हम तमाम सहाफ़ी खबरें करते हैं, अपने ज़राए के बुनियाद पे भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे भी करते हैं और कई दफ़ा खबर गलत भी निकल आती है। कम अज़ कम मेरा तो ये रहा है शेवा कि मेरी अगर खबर गलत निकले, 3 दफ़ा निकली थी आज तक, तो 3 दफ़ा मैंने जिस प्लेटफ़ॉर्म यानी कि अपने असद तूर अनसेंसर्ड से ही वो खबर दी थी, तो यहीं पर अपॉलॉजी भी की। अब इसी तरह पीएमएलएन के लंदन में लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी और बाएतमाद साथी हैं नासिर भट्ट साहब। ये आपको पता है इनका जो एक और जो नॉन जिस वजह से बहुत एक जाना पहचाना इनका वाकया है वो है जज अरशद मलिक की वीडियो इनके क्रेडिट पर जाती है कि इनके सामने जज अरशद मलिक ने वो इतराफात किए थे कि किस तरह से उनको एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को जेल की सजा दिलवाई गई। तो वो तमाम भी वाकयात इनसे ही जुड़े हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो हुआ उसके बाद खुसूसन इनको जब निशाना बनाया गया, जो लोग पीटीआई से समझते थे कि वो दुरुस्त जगह पे खड़ी है, बाद सहाफियों ने उस पर स्टोरीज की, तो उसमें जो नासिर भट्ट साहब हैं वो बैक टू बैक 2 केसेस जीते हैं डेफेमेशन के, कि इन पर झूठे इल्जामात लगाए गए और इनकी किरदार कुशी की गई, तौहीन की गई। वो केसेस इन्होंने बैक टू बैक एआरवाई और अ, हम टीवी हम से जीते हैं। हम जरा इनसे पूछते हैं ये केसेस क्या है। कुछ हमें ये पता चला कि काफी भट्ट साहब लाखों पाउंड कमा लिए इन्होंने इन केसेस से। अब मेरे ख्याल में तो इनको इस बात पर खुश होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इनके ऊपर बैक टू बैक शोज होते रहे, ताकि इनकी कम से कम लंदन में काफी अच्छी बड़ी कोई कम से कम पिज्जा चेन इनकी भी छोटी मोटी, पापा जोन्स नहीं तो बेबी जोन्स बन जाए कुछ इनकी भी। तो भट्ट साहब ये क्या मामला है वैसे? बाय द वे मैं चले स्टोरी को हम शुरू से बिल्ड करते हैं। आपके ऊपर एक एफआईआर तो थी एक दौर में, वो क्या मामला था जो ये कहते हैं जी वो तो आप जिसे कहते हैं आप तो कातिल हैं, आप ये हैं वो है, वो पहले वो एफआईआर बताया था फिर हम आते हैं कि इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसके ऊपर। ये क्या था? एफआईआर क्या थी आपके ऊपर? जरा बताएं बिस्मिल्लाह। आप को अगर आप थे कहीं पर, कोई आपने किया हुआ है गलती कोई, तो कम से कम आज बता दीजिए लोगों को। अगर आपने आपके भाई का मर्डर हुआ था, अगर कोई उसमें कोई बदला है कुछ है या आप नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो एफआईआर थी क्या, वो तो जरा आज लोगों को बताएं। थैंक यू जी, असद अली दूर साहब। शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि मेरा भाई आरिफ भट्ट जो था वो 95 में एक इंसिडेंट हो गया उधर सदर में। तो वो सदर पुलिस रावलपिंडी की में। रावलपिंडी सदर में, जी। तो पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई और उसमें मेरे भाई का मर्डर हो गया। और ये एक थोड़ा सियासी भी था, क्योंकि मैं हमारी फैमिली हम सब मुस्लिम लीग के हैं शुरू से। हमारे अब्बा अजदाद भी आप समझे तो हम मुस्लिम लीग ही हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो सियासी केस फिर, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून का दौर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो वाकया हो गया तो हालात उसके बाद चेंज हुए। हुकूमत जो थी वो फिर पीपल्स पार्टी की थी। फिर ऐसे हालात हुए कि मेरे खिलाफ भी वो शुरू हो गया ऐसे हालात, तो मैं लंदन आ गया। जब ठीक मैं है। लंदन आ गया तो ज़ाहिर है मेरे भाई का केस तो चल रहा था। तो ठीक फिर है। कुछ मेरा ख़्याल है मेरे आने लंदन आने के कुछ महीने 2 या 4 बाद वहाँ वाक़या हुआ। तो वो 2 भाई और एक वो गनमैन था, उनका मर्डर हुआ और वो ओपनली सुबह को 10 बजे 6 बजे या 7 बजे का टाइम था, मुझे याद नहीं है। चांदनी चौक एक मशहूर जगह है पिंडी में, मरी रोड पे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो वाक़या हुआ। तो वहाँ जो जिन्होंने वाक़या देखा वो पुलिस की वहाँ चौकी होती थी ट्रैफ़िक की, शायद आपको याद हो ना। तो जी जी बिल्कुल। वो जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ फिर वो वायरलेस चली और वो पुलिस वाले ट्रैफ़िक वालों ने देखा कौन बंदे थे, मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, उन्होंने फायरिंग की और इस तरह 3 बंदे जो हैं वो क कत्ल हो गए। लेकिन जब 1 दिन पूरा गुज़रा तो फिर जो बंदे मरे थे उन्होंने कहा जी ये तो वो बंदे हैं जो जिन्होंने आरिफ भट्ट को
कत्ल किया था तो शायद ये नासिर भट्ट और ये इसके भाई मुलविस है। मैं हालांकि मैं लंदन में था, मेरे ऊपर भी पर्चा होगा, मेरे भाइयों के ऊपर भी पर्चा हो गया। मैं फिर लंदन में था तो मैंने यहाँ साइलम लिया, मैं रुक गया। तो 12-14 साल लगे, मेरे भाई सारे जो है वो पुलिस ने बाद में बेगुनाह किए, सारे बरी हो गए। तो मैं भी आके 2014 में पेश हुआ। तो मैंने बताया जी कि जब ये वाकया हुआ था मैं लंदन में था और मैंने वो प्रूफ दिए, और यहाँ जो वकील जिसने मेरा केस किया था उसने भी ये प्रूफ दिया कि हाँ ये उस वक्त लंदन में थे, मैंने इनका केस किया असाइलम का। तो मैंने कराची से बेल कराई थी, मैं फिर जाके शामिल तफ्तीश हुआ और पूरी इंक्वायरी के बाद पुलिस ने मुझे उस केस से खारिज कर दिया था। वो अच्छा, एक केस सेकंड डॉक्टर साहब, खत्म जरा हो क्लैरिटी गया के लिए, था। डॉक्टर साहब एक क्लैरिटी के लिए जरा बताइए जी जी कि आपके भाई जिन पर यहाँ पर एफआईआर हुई थी समेत आपके, आप तो लंदन में थे, यहाँ वाले भाई पहले ही तफ्तीशें भुगत के अदालतों से बरी हो गए थे। जी जी आप बाद में पाकिस्तान वापस आए और आपने फिर शामिल तफ्तीश होकर खुद को बरी करवाया। बिल्कुल यही बात है। मेरे भाइयों को शाम वो मेरे भाई 2 साल जेल में भी रहे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो बरी हुए कि ये मौजूद नहीं थे वाकई के वक्त, ये अपने घर में थे मेरे भाई, और मैं लंदन में था, वहां नहीं था। जब मैं वहां अच्छा, गया, मैं भी जाके जी जी ये जो मकतूल पार्टी थी जिनके 3 लोग मर्डर हुए थे 96 में, जी उनसे जी कोई आप लोगों की सुलह सफाई या कोई तो नहीं तय पाया था कि जिसकी बुनियाद पर आप लोग सब लोग एक्यूट हुए उस मुकदमे से? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। आप बिल्कुल नहीं। देखेंगे पुलिस की इंक्वायरी हुई, ठीक है। पुलिस ने इंक्वायरी की, एक जगह हुई, दूसरी जगह हुई, 3 इंक्वायरियां हुई जिसमें मेरे भाई बेगुनाह साबित हुए, और पुलिस ने कहा कि जब ये वाकया हुआ इस वक्त ये मौजूद नहीं थे वहां, ये अपने घर में थे। मेरे मेरे भाइयों के खिलाफ जो एफआईआर कटी वो बाद में पुलिस ने जब बेगुनाह किया, केस कोर्ट में चला और सेशन जज से हम बरी हुए। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की मेरे भाइयों के खिलाफ, वहां से वो बरी हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मेरे भाई बरी हो गए। जब मैं पेश हुआ तो मैंने भी अपनी बेल कराई कराची से, मैं आके पिंडी में पुलिस स्टेशन में पेश हुआ। पुलिस ने मेरी तफ्तीश की। मैंने 15 दिन की जमानत थी, मुझे याद नहीं है, 20 दिन की थी, फिर मैंने जाके एक्सटेंड कराई। फिर मैं लंदन में जो जिस वकील ने मेरा केस किया था उसने लिख के दिया कि उस वक्त ये लंदन में मौजूद था। तो पुलिस ने मुझे फिर बेगुनाह भी किया और लिखा कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त ये पाकिस्तान में था ही नहीं। तो मेरा केस खत्म हो गया था इस तरह। ठीक है। तो फिर मैं पाकिस्तान आता जाता था, मैं उधर कारोबार अपना कर रहा था। तो ये जब जज अरशद मलिक वाला वाकया हुआ, मरियम साहबा ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं लंदन में आ गया। मैं लंदन में था, शुक्र है मैं लंदन में था, अगर मैं पाकिस्तान होता तो आपको पता ही है फिर मेरे साथ क्या होता। तो मैंने ये कहा कि ये वीडियो सच्ची है, ये जज अरशद मलिक ने मुझे जो बातें कही हैं वीडियो में मौजूद है। फिर उस वक्त की वो जी थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो मिनिस्टर थी, उन्होंने फिर टीवी पे बैठ के वो इल्जामात लगाए कि नासिर भट्ट कातिल है, नासिर भट्ट जो है ये ड्रग माफिया का मास्टरमाइंड है, इसके ऊपर इतने कत्ल हैं, ये इश्तिहारी है, सब वो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोला। और जिन टीवी चैनल पे पाकिस्तान लंदन में चला उसमें एक हम टीवी था, एक ARY था, ARY पे मैंने केस किया। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और उन्होंने कहा जी हमने गलत इल्जामात लगाए हैं, 1 लाख पाउंड जुर्माना उन्होंने भी अदा किया। अब हम टीवी ने 1 लाख पाउंड का मैंने दावा किया था, जज ने मेरे हक में फैसला किया कि नासिर भट्ट के ऊपर जो इल्जामात लगे थे उसकी वजह एक थी कि जज अरशद मलिक की वीडियो थी, उस वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी को खराब करने की उन्होंने कोशिश की और मुझके इस तरह के इल्जामात लगाए जिनका कोई सर पाँव नहीं था। बाय द वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फैसला हमने देखा है, वो जो आपका ये फैसला है, इसमें भी जज कहता है कि हाँ जब पाकिस्तान में मर्डर हुए तो आप लंदन में मौजूद थे। ये क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल ये वो मेरे जज ने ये कहा, जो लंदन हाई कोर्ट के जज ने, कि नासिर भट्ट 1988 से लंदन में आता है, हाँ, आज तक इसके खिलाफ यहाँ कोई ऐसी केस कुछ नहीं हुआ, ये जो कुछ भी हुआ
ये जज अरशद मलिक वीडियो जो थी, जो मैंने बनाई थी, ये उसकी सजा, उसकी वजह से मेरे खिलाफ इतना कुछ उन्होंने झूठ बोले। और जज ने ये भी कहा कि जज अरशद मलिक ने जो मियां नवाज शरीफ को सजा दी, वो प्रेशर में आके दी, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ को उस वक्त अपोजिशन में थे और इमरान रजीम जो थी वो हुकूमत में थी। वो मेरे इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए, क्योंकि मैंने बनाई थी, इसलिए वो मेरे ऊपर इल्जामात लगाते रहे कि वीडियो बनाने वाला बंदा कौन है जी, वो फिरदौस आशिक खान के जी, वीडियो बनाने वाला बंदा तो आप खुद कातिल है, वो इश्तिहारी है, उस वो तो ड्रग माफिया का मास्टरमाइंड है। तो ये वैसे जो बातें उन्होंने लंदन में जिस टीवी स्टेशन पे 5 टीवी थे जिन पे ये बातें चली, मैंने पांचों के ऊपर केस किया हुआ है। 2 का फैसला हो गया, 3 और होने हैं। वैसे बट सर, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, उस वक्त तो जाहिर बात है आपको बहुत अफसोस हुआ होगा, आप पर झूठे इल्जाम लगे होंगे, लेकिन अब तो आप कह रहे होंगे कि 2 से मिल गए हैं, अब 3 रह गए हैं, तो अगर सारों पे चला तो 30-35 पे होते तो गेम तो सेट हो जाती। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ये, वैसे आप पर चले कत्ल का आपने बता दिया, क्या कोई ड्रग्स का भी कभी कोई पर्चा रहा है, कुछ कोई केस किसी किस्म का पाकिस्तान में, कोई अगर ऐसी? होता, बात सुने, ये बरतानिया अदालत है, अगर होता तो वो 3 साल डेटे लेते रहे। 4-5 तारीखों पे एक जज ने कहा कि मुझे कुछ बताओ हम्म, कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, तुमने ये जो बातें की हैं इसका प्रूफ दो। हम्म। तो आखिर उन्होंने अब ये कहा जी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको पता है, फिर ये अदालत है, आप उनका टाइम भी वेस्ट करें, सारा कुछ करें, तो फिर इस तरह तो होता है। अभी तो 1 महीने बाद एक और टीवी चैनल है, उसकी भी बारी है। अच्छा। अच्छा, वैसे एक चीज बताइए भट्ट साहब, ये ठीक है, ये हुआ, लेकिन आप अब लाइक ये किन लोगों ने, जरा आप खुद बताइए, इल्जामात लगाए आप पर, और आप आजकल ट्वीट्स पर उनसे में माजरत का भी मुतालबात कर रहे हैं कि आप लोग माफी मांग लें, तो क्या आप उनके खिलाफ इंडिविजुअली भी कोई केस करने का इरादा रखते हैं, कि सिर्फ आप कह रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं कि माफी मांगिए और बात ताकि खत्म हो, आगे बढ़ी? देखें, वो एक मालिक साहब है, मालिक साहब आम टीवी पे उस वक्त वो बड़े बैठ के, तो अगर आप वो उस वक्त की फुटेज निकालें, वो कह रहे थे नासिर भट्ट 2 नंबर आदमी है, ठीक है, वो तो कातिल है, वो तो एक माफिया का बंदा है, उसकी क्या बात है, वो बातें टीवी पे करते रहे। और उनके साथ बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी साहब हम्म, और एक हमीद भट्टी साहब थे। काशिफ एब्सोल्युटली। अब्बासी साहब ने भी कहा हाँ जी मैं भी पिंडी से हूँ, मेरे भी कुछ जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा हाँ जी नासिर भट्ट जो है वो कातिल है, ठीक है। और हमीद भट्टी साहब जो है उन्होंने तो हद कर दी, क्योंकि टीवी पे आप झूठ तो बोल रहे आरिफ होते, उम्मीद आपको भट्टी पता साहब है की बात कर रहे हैं, जो लाहौर से हैं, आरिफ उम्मीद भट्टी। जी, वो वाले। जी। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कातलों की पनाहगाह थी, नवाज शरीफ ने वहां मफरूर इश्तिहारी रखे हुए थे। मैं कहता हूँ कि ये बातें करते हुए बंदे को सोचना चाहिए। वो ठीक है कि पाकिस्तान में बैठ के आप जिस पे मर्जी इल्जामात लगाएं, ये शुक्र था कि इस मुल्क में उस वक्त हम टीवी भी चल रहा था और बाकी टीवी भी थे जिसमें ARY भी था। तो मैं कोर्ट में ले गया, मैंने कहा इनको पूछे जी कि ये बताएं, तो जज ने फैसले में कहा कि ये तीनों बंदे झूठ बोल रहे थे। तीनों बंदे, आरिफ हमीद भट्टी साहब, अपना काशिफ अब्बासी साहब और मालिक साहब, उन्होंने कहा जी ये इतना झूठ इन्होंने बोला है कि ये अगर आप, मैंने तो 1 लाख पाउंड का क्लेम किया था, मैं ज्यादा करता तो शायद ज्यादा मुझे मिलते। उन्होंने कहा इन्होंने झूठ बोला है, ये झूठे हैं, ये सर्टिफाइड झूठे हैं। आप मुझे बताएं, एंकर टीवी पे बैठकर इस तरह के झूठ बोले, जो दिल में आए कहते रहे, तो फिर अगर तो कानून पाकिस्तान में भी ऐसा होता, तो मुझे यकीन है कि फिर लोग टीवी पे बैठ के इस तरह के जो दिल में आए कभी ना कहें। अब मैं इनसे कहता हूं कि तुम मुझसे माजरत कर लो, कह दो कि हमने झूठ बोला है, और भी कई कई लोगों की और भी पगड़ियां उछाली होंगी, ठीक है। तो ये चीज बंद होनी चाहिए। इससे मैं इन तीनों बंदों से ये अभी भी आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुझसे माफी मांग ले कि हमने झूठ बोला था और हम टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। मतलब कई दफा होता है कि हमसे खबर में गलती हो जाती है, हम जिस पर रिलाई करते हैं वो हमें डिस इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है, आप बैठे आप कहीं बड़ा दिल का मुजाहरा करें कि ठीक है यार, गलत इल्जाम लग गया था, माजरत, ठीक है,
लेकिन वो इंटेंशनली हमने आपके ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, वो हमारी इंफॉर्मेशन गलत निकली, उस बुनियाद पे हमसे गलती हुई है तो उसकी माजरत, इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। अच्छा बट साहब, वैसे एक चीज बताइए कि अब जज अरशद मलिक की वीडियो का जिक्र आ ही गया, जी जी। ये क्या आपके ताल्लुकात थे अरशद मलिक से, और किस बुनियाद पर वो आपसे ये मुलाकात करने और गुफ्तगू करने पर तैयार हुए थे? मैं बताऊं आपको, मेरा बड़ा भाई अल्लाह उसको जन्नत दे, आरिफ भट्ट, जी उनके सी उनके भी मलक अर्शी साहब उस वक्त पिंडी में प्रैक्टिस करते थे, तल्लुकात थे, अच्छी सलाम दुआ थी। मेरे भी मैं भी जब लंदन से आता था, मेरी उनसे हलवाई होती रहती थी। और आप यकीन करें कि जिन दिनों ये केस चल रहा था, ना मलक अरशद साहब मुझे मिले, ना उन्होंने कोशिश की, ना मैंने कोशिश की मिलने की। ये केस खत्म हो गया, उन्होंने फैसला सुना दिया, ठीक है? तो वो उसके बाद में जब आते थे तो मुझसे वो मिलते थे, और मुझे हमेशा वो ये कहते थे कि भट्ट साहब मेरे से बड़ी ज्यादती हुई है, मैंने मियां ये नवाज शरीफ को इसके सलाह बाद भी दी। चलो जो मुलाकातें होती थी, ये आपकी दावत पर होती थी या वो खुद इनिशिएट करते थे अरशद मलिक की ये मुलाकातें? मलक अरशद साहब जब केस चल रहा था तो मुझसे नहीं मिलते थे, ना मैंने कभी कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा शायद ये मुझसे नहीं मिलना चाहते। उनके साथ सिक्योरिटी होती थी, इतने सिक्योरिटी होती थी कि मैं कभी कोशिश भी करी तो मैं इस डर में नहीं करता कि शायद पता नहीं वो कहें जी आप क्यों मुझे मिलने आए हैं। जब ये केस उन्होंने फैसला सुना दिया, अनाउंस हो गया, तो उनको सरीना होटल की बैक साइड पे एक फ्लैट मिला हुआ था, मेरा ख्याल सरकारी था, ये कुछ था, जी जी बिल्कुल। ठीक है? तो मैं जब जाता था तो मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनके मिल के तो हम बैठ के बातें होती थी, तो मुझे वो अकेले में ये ज़रूर 1 दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा मिलूँ तो ये कहें कि पाट साहब मुझे बहुत परेशानी है यार, मेरा जो दिल ज़मीर नहीं मानता, मैंने नवाज़ शरीफ को क्यों सज़ा दी? मैंने कहा जी ये तो आपने सज़ा दे दी। कहता है मुझे प्रेशराइज़ किया गया, मुझे कोई इन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई किकबैक, कोई ऐसा प्रूफ मुझे नहीं मिला जिससे मैं मुतमईन होता कि मैं सज़ा दूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा सज़ा दें, तो मैंने सज़ा दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, अगर मुझे उनके पास ले जाएँ, तो मैं उनको बताऊँ कि ये क्या है। मैंने कहा जी, हालाँकि मैंने मियाँ साहब से 2-3 दफ़ा कहा जी वो जज अरशद मलिक साहब मिलना चाहते हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कि भट्ट साहब मुझे उन्होंने सज़ा दे दी है, मुझसे मिल के क्या करेंगे? मैं कहा जी वो कहते हैं कि मैंने बड़ी ज़्यादती की है आपसे, और मेरे दिल में बातें मैं आपको बताऊँ, वो कहते हैं जी कि उनको कहें अल्लाह ताला पे मैंने छोड़ा था, अब आपने सज़ा दे दी है तो मैं आपसे मिल के क्या करूँ? तो मैंने अरशद मलिक साहब को जब दोबारा मिले, मैं इस्लामाबाद हूँ, कहते हैं भट्ट साहब आपने कहा नहीं मियाँ साहब को? मैंने कहा वो कहते हैं वो आपसे नहीं मिलना चाहते। फिर फिर मियाँ साहब को जब बार-बार वो कहे तो मैंने फिर मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की, तो फिर मैं मलक अरशद साहब को लेके रायविंड गया, और उन्होंने मियाँ साहब को बताया कि मैंने सज़ा क्यों दी, किन लोगों ने मुझे कहा। आप यकीन करें कि मियाँ साहब ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, खामोश सुनते रहे। जब वापस निकले, ज़ाहिर है वो मैंने उनको साथ पिंडी जब जाना था, तो उन्होंने कहा भट्ट साहब मैंने जिस बंदे के साथ इतनी ज़्यादती की, उसने मेरी तरफ कभी गुस्से में भी नहीं देखा, खामोश रहे। तो मेरा तो ये दिल इतना हो गया कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो ये बातें थी, तो जज अरशद मलिक ने जो अगर उसका ज़मीर जाग गया था, उसने कह दिया, तो ये बात एक ठीक है भाई, मैंने वो वीडियो सब लगाई, जगह चली, हर बंदे ने कहा जी कि मियाँ साहब से ज़्यादती हुई है, तो मेरे खिलाफ इमरान नियाज़ी और उस वक़्त के वज़रा और टीवी पे बैठे एंकर सिर्फ़ इसलिए मुझे बुरा-भला कहने लगे कि आपने क्यों ये वीडियो बना के दी? भाई अच्छा ये बात थी। बट साहब, एक चीज बताइए, ये जो आपने वीडियो बनाई थी जज अरशद मलिक की, हुँ, ये हुँ। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले बनी थी वीडियो या बाद में बनी थी? कौन-सी जी? मैं सॉरी, फिर क्या बात? ये जो जज अरशद मलिक की जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी जिसमें वो तमाम इतराफात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ये वीडियो आपने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले रिकॉर्ड कर ली थी या बाद में किसी और मुलाकात में रिकॉर्ड किया? नहीं, 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 मुलाकात के बाद उसने कहा कि मैं बाद की बात है, उस वक़्त मियाँ साहब जेल चले गए थे। आपको ठीक पता है। है मियाँ साहब कुछ दिनों के लिए जेल से आए थे। जी जी। वो उस मुझे बुलाया था कि मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन और चीज़ें बताऊँगा
जब मियाँ साहब अपील करेंगे उनको ये फ़ायदा होगा इसमें, तो मैं आपको पॉइंट लिखवाऊँगा, ठीक ठीक है? है। तो मैं उनके पास गया घर में, तो मैंने ऑडियो भी ऑन की हुई थी और जो मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था कंपनी का वो भी बैठा, उसको मैंने कहा कि ये वीडियो तुम ऑन करो, अगर कोई चीज़ मैं समझने में या लिखने में कोताही है तो हम दोबारा ऑडियो या वीडियो ऑन करके देख लेंगे। लेकिन उसमें मलिक अरशद साहब ने इतना कुछ बताया कि मेरे खुद हैरानगी हुई कि ये इतना कुछ इनके साथ हुआ। तो फिर वो वीडियो मैंने जब बन गई तो कुछ दिनों बाद फिर मैंने मरियम साहबा से कहा कि मुझे आपसे मिलना है, कोई बात करनी है, तो उन्होंने कहा खैरियत है भट्ट साहब। तो जब मैंने उनको वीडियो दिखाई तो एक दफ़ा वो भी हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि ये इतनी ज़्यादती की है नवाज़ शरीफ के साथ इन लोगों ने। बाय द ये वे बात की बात थी। ठीक है, ये बताओ आपने बाद में, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली को बिल्कुल नहीं था कि आप ये करने जा रहे हैं, कि आप एक वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड। नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अच्छा, वैसे एक बड़ी मेरे लिए वो अचंभे की बात है, एक तो अगर आप सिर्फ नोट्स लेने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपने प्लान किया था, ठीक है? तो वो फिर आप कंसेंट से कर लेते उनकी वीडियो रिकॉर्ड के हम मलिक साहब आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम बाद में अगर कोई। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ज़हन नहीं था कि मलिक साहब इतना कुछ बताना शुरू हो गए कि वो मुझे किसने कहा, क्या किया। हालाँकि मियाँ साहब को उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ था। मुझे उन्होंने कहा कि मैं आप मेरे घर आएँ, मैं आपको पॉइंट लिखवाऊँगा। तो ज़ाहिर है मैंने कहा कि मैं अपने जिस बंदे को ले गया उसको भी नहीं पता वो किधर जा रहा है। हुँ। अब वो सारा कुछ जब उन मलिक साहब ने कंटिन्यू हर चीज़ बताई तो फिर मैंने ये जो वीडियो मरियम साहबा को दिखाई तो उन्होंने कहा ये भट्ट साहब आपने कैसे बने? मैं कहा जी जब उन्होंने मुझे बुलाया था कि पॉइंट लिखवाने तो वो मैंने एहतियातन अपने उसको भी कहा था वीडियो बनाओ और मैं ऑडियो दोनों हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये इस तरह सारा कुछ हुआ। ल ये एक अल्लाह का मैं कहता हूँ ख़ास करम हुआ वो कि मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ सज़ा देने वालों को ओपन हो गया हर चीज़। वो वीडियो और ऑडियो आज भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी उसकी महफूज़ है उसकी डिवाइसेज़ के साथ? मैंने यहाँ से लंदन से एक फ़र्म से उसके फोरेंसिक रिपोर्ट करा के तो ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। लेकिन आप देखें क्या इंसाफ़ है कि अभी तक उसका कुछ नहीं पता और यहाँ लंदन हाई कोर्ट में मैंने ये केस किया कि मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, उसका फ़ैसला लंदन हाई कोर्ट ने कर दिया और उस जज ने ये उधर भी ये कहा कि तुम एक लायल आदमी थे नवाज़ शरीफ के साथ, तुम्हें ये जो कुछ तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात लगे, ये तुम्हें सिर्फ़ उस वीडियो की वज़ह से तेरे साथ ये हुआ है। तो जिन मुझे ये बताइएगा कि ये जज अरशद मलिक सऊदीया जाकर हुसैन नवाज साहब से भी मिले। ये मुलाकात भी क्या आपने अरेंज की थी या उन्होंने खुद कोई राब्ता करके मुलाकात की थी? ये कैसे हुई थी ये मुलाकात? देखें हुसैन साहब से मिलने का अब ये मैंने सुना था ये भी कहते हैं अगर वो सऊदीया में उम्रा करने गए हैं, मुझे नहीं पता उम्रा करने गए हैं, मिले होंगे किसी से। मेरे साथ मलिक साहब रायबंद ज़रूर गए हैं, मियाँ साहब से मिले हैं, उन्होंने सारा कुछ उनको बताया कि ये हुआ है जी, मैंने सज़ा क्यों दी है, किन लोगों के कहने पे दी है और मुझे नींद नहीं आती रात को मैं परेशान हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और अच्छा, आखिर में भट्ट साहब वैसे ये तो बताइए कि अब क्योंकि आप मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ होते हैं, यहाँ पर तो हर दूसरे दिन कभी मियाँ जावेद लतीफ़, कभी अयाज सादिक साहब, कभी कोई, कभी कोई मेरे जैसा व्लॉगर भी, कोई सहाफ़ी भी बैठ के कह रहा होता है, अभी के अभी आए मियाँ नवाज़ शरीफ, बस आ रहे हैं, इतने दिनों में आ रहे हैं, इतने हफ्तों में आ रहे हैं। आपके कायद हैं और आप उनके साथ होते हैं तकरीबन, हमें तो हर वीडियो में जब वो हसन नवाज़ साहब के दफ्तर से निकल रहे होते हैं या वो एवन फील्ड से बाहर आ रहे होते हैं, आप उनके साथ हमें नज़र आते हैं या पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। कोई जी। आपको कोई आइडिया है कब तक मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? देखें, मैं आपको बताऊँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में इलेक्शन इलेक्शन मुस्लिम लीग नून को लीड मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद करेंगे। इलेक्शन के दिनों में वो इधर होंगे पाकिस्तान में और ये सबको पता है, हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, अवाम का जो वर्कर है, हर चीज़ है, वो सिर्फ़ एक ही
चीज़ पे नज़र रखे हो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएँगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पाकिस्तान में होंगे और इलेक्शन की लीड वही करेंगे। नहीं, लेकिन वो देखें, इलेक्शन की कैंपेन वो आप कह रहे हैं लीड करेंगे, लेकिन अब अगर इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होना हुआ, तो फिर क्या हम ये समझे कि मियाँ नवाज शरीफ जुलाई या अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे होंगे? या नहीं, हम नहीं कोई मियाँ साहब, एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है वो अगले 1 माह में, 1.5 माह में पाकिस्तान में हों या अगले कुछ हफ्तों में हों? क्या आपकी कोई अपनी भी तो रीडिंग होती है, मैं साथ बैठ के मियाँ साहब की मैं गुफ्तगू का कोई बताऊँ, आइडिया होता है, कोई खबर तो दें कुछ? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो चाहते हैं कि वो सुबह का नाश्ता भी पाकिस्तान जाके करें, ठीक है? मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ है आपको पता है, उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए, यहाँ इलाज हुआ, माशाल्लाह अब इलाज बिल्कुल मियाँ साहब सेहतमंद है, अल्लाह खैर करे, लेकिन वो जल्दी-जल्दी पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि ये अब ज़्यादा हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हफ्तों में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे, महीनों में नहीं होंगे। नहीं, महीने नहीं, आप कह रहे हैं ना अगले न में हफ्तों में इंशाल्लाह मियाँ साहब पाकिस्तान होंगे, अपनी आवाम के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान। अगर मैं वन लाइनर में कोई महीना पूछ लूँ, जनवरी या फरवरी या मार्च, कौन-सा हम वो हफ्तों में समझ लेंगे? वैसे हम सब की ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके, मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान होंगे और मैं आपको ये भी बता दूँ जब वो पाकिस्तान होंगे, तो ये इमरान नियाज़ी जितनी बातें करता है ना आपके सामने है, ये एक जलसे की मार है। मियाँ नवाज़ शरीफ की एक जलसे की मार है, इंशाल्लाह। जिस दिन वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, तो फिर आप देखेंगे, लेकिन ये हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं है इंशाल्लाह। हम ये कह ये लें मैं कि आपको सेफली बता दूँ। मार्च से पहले-पहले मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे, नहीं, मार्च बहुत दूर है, उनसे पहले होंगे, उससे बहुत पहले होंगे, मतलब ये आप कह रहे हैं। पहले चलिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैं भी ये समझता हूँ कि जिन मेरे सहाफ़ी भाइयों से अगर कहीं खबर में गलती हुई है, कोई इसमें तो बड़ापन होता है अगर माज़रत कर लें, अगर अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, ये तो अल्लाह भी कहता है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और बाकी ठीक है, भट्ट साहब हम तो देख रहे हैं कि आप जिसे कहते हैं केस पे केस जीत रहे हैं और जिसे कहते हैं उम्मीद है कि आप भी कोई पापा जॉन्स की जैसी पिज़्ज़ा चेन ना भी ले सके तो उसकी कोई एक आधी लंदन में फ्रैंचाइज़ ले लीजिएगा। एक ठीक, जाते-जाते एक छोटी-सी बात कर दूँ जी, जी। कि मैं फिर उन 3 एंकरों को काशिफ़ अब्बासी साहब, हमीद भट्टी साहब और आरिफ मोहम्मद जो भट्टी साहब। जी, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ठीक है? और मालिक साहब को मलाल। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझसे आप माज़रत कर लें, आप माने कि आपने झूठ बोला है, तो मैं ये आगे कैंपेन नहीं चलाऊँगा, वरना मैं ये जब भी आऊँगा यही कहता रहूँगा कि आपने इतना झूठ बोला है, तो झूठ बोलने पे आप मुझसे माज़रत कर लें। किसी के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाना एक अच्छी बात नहीं है और इस्लाम भी कहता है कि जब आप ये समझ जाएँ कि आपने किसी के ऊपर इल्ज़ामात झूठे लगाए थे और वो प्रूफ नहीं हुआ, तो आप अगर मुझसे माज़रत नहीं करेंगे, तो मैं ये आपको याद दिलाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक आपने यू जी। सुनी नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू, फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।